हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। पिछले लेक्चरों में आपने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, आज भी उसी से संबंधित एक प्रश्न है और ये प्रश्न मुख्य परीक्षा के संदर्भ में रहेगा। MPPSC मेंस जो 2019 है उसमें भी काम आएगा। मेनली तो 2019 के संदर्भ में है, बट ये आपको बदले हुए पैटर्न में भी काम आएगा। अभी जो आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोविड-19 और हाई कोर्ट की वजह से ये कैलेंडर हम लागू नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ कैलेंडर की बात थी। कैलेंडर वैसे भी टाइम पे लागू हो नहीं पाते हैं। जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा रिजर्वेशन को लेकर, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और आगे की प्रोसेस वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सारा कुछ पेच जो फंसा हुआ है वो रिजर्वेशन को लेकर है कि OBC को 14% या 27%, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो नई वैकेंसी उसमें किस हिसाब से वैकेंसी रखी जाए, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करें, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, भारत के संदर्भ में इसे समझाना। आर्थिक सुधार, तो आर्थिक सुधार, इसको अगर फुल क्वेश्चन आता है 15 नंबर का या 11 नंबर में, तो हमें इसमें इंट्रो बनाना पड़ता है, जो ये पूछ रहे हैं वो बताना पड़ेगा भारत के संदर्भ में, और लास्ट में कंक्लूजन करना पड़ता है, राइट। तो एक अच्छा भूमिका इंट्रो, तो ये कैसे बनता है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहते हैं, जब आपके थॉट्स ओरिजिनली खुद डेवलप हो जाते हैं तो आप आसानी से इंट्रो बनाना सीख जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सुधार क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार या राज्य की भूमिका को सीमित किया जाता है और निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की जाती है, जिससे क्या होगा कि नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। ये बड़ा सिंपल सा और एक अच्छा सा इंट्रो है ना। रोल ऑफ द स्टेट यानी निजी भूमिका में वृद्धि की जा रही है, राज्य की भूमिका सीमित की जा रही है। इसको अगर आपने पुराने लेक्चर में पढ़ा होगा, बेसिक जब मैंने क्लियर कराया था, एडम स्मिथ जो थे उन्होंने बात की थी पूंजीवाद की, लेसेस फेयर की। वहाँ ये कंसेप्ट आया था कि रोल ऑफ द स्टेट सीमित होना चाहिए। राज्य हर चीज़ को ना तो बना सकता है और ना हर चीज़ को सप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसके सामने कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। तो उसमें राज्य अपनी भूमिका सीमित कर ले और जो खाली स्थान होगा उस खाली स्थान को कौन भरेगा, प्राइवेट सेक्टर भरेगा। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद स्थितियां ऐसी बनी थी कि हम हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण करते रहे, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे इंश्योरेंस का हो। और 1990 में जब देखा गया कि इससे फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही है, स्थिति बड़ी विकट हो गई है, तब फिर जाके सुधार करने पड़े। तो उसी के संदर्भ में हमें देखना है। कारण राजकोषीय घाटे में बहुत ज़्यादा जब वृद्धि हो जाती है ना, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। फिर खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया था कुवैत के साथ, इराक, तो उस वजह से क्रूड ऑयल जो है उसका दाम महंगा हो गया था। तो क्रूड ऑयल महंगा हो जा रहा है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं उसमें लिमिटेड बचा हुआ है स्रोत, मात्र 20-25 दिन का आयात कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो लगाए गए थे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, वो बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। रोज़गार तो मिला था लेकिन रोज़गार सिर्फ मिल के रह गया, प्रॉफिट में नहीं चल रही थी, तो दिन ब दिन इनका घाटा बढ़ रहा था। प्लस फूड ग्रेन्स के दामों में महंगाई हो गई है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में आ गया है ना। अगले टॉपिक में हम ये क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कारण थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, आर्थिक सुधार करने पड़े। उद्देश्य क्या है इन सुधारों का, तो तीव्र और संपोषित विकास यानी रैपिड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही साथ नागरिकों का जीवन स्तर में सुधार आए, इसलिए यह किया जा रहा है ना। नेक्स्ट आता है कि आय में तीव्र वृद्धि, उत्पादनकारी रोजगार का सृजन, इनकम भी बढ़े और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो प्रोडक्टिव, स्थायी, मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना, भुगतान संतुलन की जो स्थिति है, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसे कंट्रोल में करना है ना। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रखना, क्योंकि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी तभी जा कर के पूंजी का इनफ्लो होगा, पैसा हमारे देश में आएगा तो हम नए उद्योग लगा पाएंगे, जिससे कि सिचुएशन हमारी नॉर्मल होगी। फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें पर्याप्त वृद्धि करना, ये भी इसके पीछे फैक्टर था। अब
भारत के संदर्भ में पूछा था, तो भारत के संदर्भ में 23 जुलाई 91 को राजकोषीय घाटे और भुगतान संतुलन के संकट के कारण भारत में ऐतिहासिक सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो अभी भी चलते हैं। सुधार तो हमेशा होते रहे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सुधार नहीं किए गए, लेकिन इस बार सुधारों की रफ्तार ज़्यादा थी और लार्ज स्केल पर सुधार किए गए। तो 90 से पूर्व जो सुधार किए गए थे वो हमारी इच्छा अनुसार थे, मगर 90 के बाद जो हमने ये रिफॉर्म्स किए हैं वो बाध्यकारी थे, क्योंकि मजबूरी ऐसी हो गई थी कि हमें IMF के पास जाना पड़ा और उसकी शर्तों को मानना ही पड़ा, विकल्प नहीं था। तो इसलिए इनकी कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो आलोचना भी करते हैं, राइट। 2 प्रकार के पैटर्न अपनाए जाते हैं सुधारों के लिए, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्तियाँ और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सकल मांग है उसको बढ़ाते हैं, डिमांड, और दूसरा यहाँ अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, आपूर्ति साइड पर भी ध्यान देते हैं, है ना। अगर ये आपको याद रहे तो लिख देना, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। क्या कदम उठाए गए, तो उनको मैंने तो डिटेल में आपको बता दिया है, बट आप इनको शॉर्ट में लिखेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, ठीक। राजकोषीय सुधार यानी फिजिकल रिफॉर्म्स की बात करें, आर्थिक सुधारों से पहले हमारा जो राजकोषीय घाटा था 8.4% था। 8.4% किसका, GDP का, यानी हमारे देश की जो टोटल इनकम होती है एक साल में, यानी GDP को अगर हम डिफाइन करें कि किसी देश की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, तो जितना हम कमाते हैं उसका 8.4% हमारा घाटा था। तो इसको संतुलन में लाने के प्रयास किए गए। 91-92 में राजकोषीय घाटे में 2% की कमी की गई। अब कैसे कमी होगी, आपको घाटा क्यों होता है कि जितना आपकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च करते हो, तो स्वाभाविक है आप अपने खर्च पर रोक लगाओगे। तो सरकार खर्च पर रोक लगाने के लिए जो सब्सिडी की मात्रा ज़्यादा थी फर्टिलाइज़र्स पर, उसमें कमी करने लगती है। याद होगा कि पहले चीनी फेयर प्राइस शॉप, या जिन्हें हम PDS के नाम से जानते हैं, कंट्रोल की दुकान के नाम से जानते हैं, रियायती दरों पर मिलती थी। तो उस रियायती दरों पर मिलती थी, यानी इस पर सब्सिडी बड़ी मात्रा में दी जाती थी। पिछले लेक्चर में सब्सिडी को बताया गया था, तो वहाँ से एक बार आप पूरा का पूरा समझ सकते हो। PDS उसके पहले बताया गया था। तो चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी गई। अब जो APL हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, BPL वालों को रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट करती है। राजा चिलैया समिति की सिफारिशें आती हैं टैक्स के संबंध में, डायरेक्ट टैक्स के संबंध में, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, रेट को थोड़ा ठीक करो। तो ऐसे एफर्ट करने की वजह से सरकार का जो व्यय है वो कुछ हद तक कम हो गया, बच गया, राइट। तो इस वजह से 2% की कमी हो गई फिस्कल डेफिसिट में। नेक्स्ट आता है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति संबंधी सुधार, मॉनेटरी एंड, इसमें तो मौद्रिक में जो पुराना आपको याद होगा RBI के फंक्शंस में मैंने आपको मॉनेटरी, क्रेडिट पॉलिसी, ये सब चीज़ें बताई थी। तो मौद्रिक नीति जो होती है वो देश का केंद्रीय बैंक यानी RBI तैयार करता है, RBI। तो RBI के द्वारा अब इसमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन थे, जो विकृतियाँ थी, उनको दूर करके इसे रैशनलाइज किया गया, तार्किक बनाया गया। जैसे CR और SLR का उदाहरण हम ले लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR की रेट जो थी 3 से 15% रखना पड़ती थी, इसे 25 से 40 के बीच रखना पड़ता था। नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की, तो जो SLR है और CRR है दोनों में कमी की गई। अब 91 का डाटा देखो, SLR 38.5% था, धीरे धीरे इसको 25% तक लाया गया अगले 3 सालों में। SLR ज़्यादा हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि बैंकों के पास व्यवसाय करने के लिए पूंजी कम होगी। 1000 रुपये हैं और उसमें SLR 38.5 है, मतलब इसमें से आप 385 रुपये अलग रख दो, उसका आप यूज नहीं कर पाओगे। तो कम पैसा रहेगा, कम लोगों को आप लोन दे पाओगे, लोन जो भी दोगे वो महंगा रहेगा। फिर CRR में भी ऐसे ही सुधार किया जाता है कि 4 वर्षों में इसमें 10% की कमी की गई। तो CRR जो RBI को पैसा जमा करना होता, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, सस्ते ऋण उपलब्ध होते हैं, तो व्यावसायिक गतिविधियां स्टार्ट होंगी। इन सब चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, राइट। आगे का टॉपिक कवर करूँ उसके पहले कि मेरी जो क्लास है अनअकैडमी प्लस पर रहती है, तो अनअकैडमी प्लस पर आप वहाँ उसे ज्वाइन कर लें।
रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे का यूज कर सकते हैं। यहाँ कई फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती हैं। मैं जो अभी क्लासेस ले रहा हूँ तो उसके संदर्भ में एक तो मैं सुबह क्लास लेता हूँ 9 बजे, वो क्लास रहती है पेपर 2A इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी की, राइट। दूसरा एक ये स्टार्ट हुआ है कुछ ही दिन पहले, 22 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था, ये पेपर 2A है 2019 के लिए, है ना। एक क्रैश कोर्स है मुख्य परीक्षा का, 24 घंटे में ये कंप्लीट कराया जाता है। इसकी टाइमिंग जो है शाम को 4 बजे रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। दूसरा इसके साथ एक और बैच कोर्स है जो स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, है ना। 29 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। ये 2020 के लिए सुबह चल रहा है, जिसमें पूरा का पूरा एक फाउंडेशन है, 18 एजुकेटर लगभग आपको उसमें पढ़ाएंगे, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। फीस नाम मात्र की फ़ीस यहाँ पर ली जाती है, मात्र 17 रुपये पर डे। स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है, और भारत के टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले पाते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेके 2 साल के बीच में उपलब्ध होते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नीचे यहाँ प्रोसीड टू पे में ये रेफरल कोड डालना पड़ता है, तो इससे जो भी अमाउंट है उसमें डायरेक्ट 10% आपको बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद किसी की भी क्लास आप कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे T20 टेस्ट नाम दिया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, डेली होती है ये, मंडे टू सैटरडे में, और इनको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट आपके पास रहते हैं। 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट अफेयर से हैं, और 10 क्वेश्चन किसी ट्रेडिशनल टॉपिक के होते हैं। 8 बजे स्टार्ट होती है, 8:20 पे कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 पे उसी दिन इसका डिस्कशन भी कराया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं कराया है वो उसे एनरोल करा लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये मॉनेटरी संबंधी जो रिफॉर्म्स थे वो, ठीक। और डिटेल में समझने के लिए ना इतना लिखना नहीं पड़ेगा कि 91 के पहले क्या होता था कि RBI बैंक जो लोन बांटता है उस पर सीधा कंट्रोल रखती थी। अब ऐसा नहीं होता, बैंक की अलग अलग बैंकों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। इसकी उन्हें स्वायत्तता मिली हुई है, तो अब ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। नए बैंक खोलना, नई शाखाओं का विस्तार करना, इसके लिए भी नियम पहले कठोर थे, हम उनको लिबरल कर दिया, सरल बना दिया गया। स्पेसिफाइड एजेंसी जो ब्रांच खोली जाती है जैसे कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए, तो उनकी स्थापना की भी स्वतंत्रता दी गई। प्राइवेट बैंक खोलने के लिए भी अलाउ कर दिया गया 94 से प्राइवेट बैंक। बैंकों का जो ऋण होता है जो NPA कहलाता है, बैड डेब्ट, ख़राब, तो उस ऋणों को क्लासिफाइड करने की फॉर्मूले बनाए गए। फिर उनको वसूल करने के लिए अलग से एक लॉ बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो ये सब चीज़ें सुधार करती हैं। इसी प्रकार से पूंजी बाजार में सुधार होते हैं। कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में सरकार पहले डायरेक्ट इंटरफेयर करती थी, अब उसके स्थान पर सेबी बना दिया। सेबी क्या करेगी कि सेबी निगरानी रखेगी शेयर बाज़ार में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं करता है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं करता है। इसके लिए इसे और ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं। कठोर कानून बनाने का अधिकार दिया है, कानूनों का ठीक से उनका क्रियान्वयन करने के बारे में भी ये सारे अधिकार दिए गए हैं। फिर यहाँ शेयर बाज़ार को ऑनलाइन किया, ओपन कर दिया, FIIs भी अलाउ कर दिया, उससे भी फ़ायदा होता है, ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो आ जाएगा, है ना। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए जाते हैं कि सरकार के द्वारा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट में सब काम किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, ठीक। पहले क्या होता था कि कोई भी इंडस्ट्री लगाओ तो लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, कोटा सिस्टम चलता था, तो इसकी वजह से करप्शन बढ़ता था। तो अब लाइसेंस, परमिट और इन सब के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। मात्र 20% इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक। MRTP एक कानून बनाया गया था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और उसके अंतर्गत लिमिट बना दी थी, पहले 25 करोड़, फिर बढ़ा के 50, फिर 100 करोड़। यानी कोई कंपनी जिसकी इतनी वर्थ हो जाती है, नई कंपनी का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। अब उसको समाप्त कर दिया। अब कोई भी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी को खरीद सकती है। तो ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी तो स्वाभाविक है हमारे देश का ही विकास होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित किया गया था कि ये सिर्फ काम केंद्र सरकार ही करेगी, तो वो रिजर्व सेक्टर की संख्या घटा दी गई। अब मात्र 2 सेक्टर रिजर्व रह गए। बस सरकार अब अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है।
पहले सरकार ने जो अपने कारखाने लगाए थे, PSUs लगाए थे, अब उसमें अपना पैसा निकालती जा रही है। जैसे आप देखते हैं एयर इंडिया को भी बेचने की बात की जा रही है, BSNL को बेचने की बात की जा रही है, क्योंकि घाटे में जा रहे हैं। तो सरकार घाटा उठाएगी तो और घाटे में जाएगी, तो उसको सुधार करने के लिए निजी हाथों को सौंपा जाएगा। तो वो चीज़ें ऐसी ट्रेड रिलेटेड भी रिफॉर्म्स किए गए, आयात निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई। पहले चीज़ें जब मंगाते थे उस पर बड़े कठोर कानून होते थे, इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी जाती थी कि इस बाहर से सामान लाना बहुत महंगा पड़ जाता था, तो लोग तस्करी करते थे, इलीगल, सरकार को टैक्स तो बच ही जाता था। अब 91 के बाद सरकार ने कुछ चीज़ों पर बस कि ये चीज़ें अगर आप लाते हो तो इस पर हाई टैक्स लगेगा, बाकी आप ला सकते हो। और पूंजीगत आयात यानी जो प्रोडक्टिव होता है उसको प्रमोट करते हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करता है। 91 के बाद सरकार ने हाई प्रायोरिटी सेक्टर में FIIs की अनुमति दे दी। कई सेक्टर में तो 100% FDI कर दिया गया है ना। कुछ सेक्टर में 26% की लिमिट है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना की जाती है। FIIs को से भी पैसा मिलता है, तो उस पर भी तारापुर समिति की सिफारिश पर उसमें पार्शियल कन्वर्जन का प्रावधान किया गया है। रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर, पहले सरकार खुद डिसाइड करती थी कि ₹1 और डॉलर के बीच में कितना संबंध होगा। बाद में 91 में सरकार के द्वारा एक लास्ट फाइनल अवमूल्यन किया गया, 20% की कमी कर देते हैं, और देन फिर ओपन कर दिया। अब डिमांड और सप्लाई के बेस पर ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो चलती रहती है ना। तो ये पॉइंट भी इसमें है। तो ये सब कितने सारे इसमें पॉइंट हो जाते हैं जो कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में लिख सकते हैं। शब्द सीमा, समय सीमा, इसका ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न यही तो था कि आर्थिक रिफॉर्म्स किसे कहते हैं, भारत के संदर्भ में समझाओ। तो जो स्टेप उठाए गए ये, अगर वो ऐसा लिखता कि इससे क्या बेनिफिट हुए, तो फिर हम एक अलग पॉइंट डाल देते कि इसमें ये लाभ हुए। अगर वो लिखता आलोचना पूछनी है तो फिर हम आलोचना करते हैं ना। तो लास्ट में निष्कर्ष कर सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, भारत में आर्थिक सुधार के रूप में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत विश्व की तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना। मगर दूसरी तरफ एक और पहलू है ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी अभी भी है, गरीबी जैसी समस्याएं, जिनमें जैसा हम चाहते थे, रिक्वायर्ड लेवल का रिफॉर्म चाहते थे, वो नहीं हुआ। तो इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। राइट, क्वेश्चन कंप्लीट होने पर नीचे एक लाइन खींच देते हैं और नए पेज से नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, फुल क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको एक अप्रोच बनाएगा। आप इसको ऐसा का ऐसा भी इसे नोट डाउन कर सकते हो। राइट, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मेरी क्लासेस आपको इसी ढंग से मिलती है। सो आज के लिए इतना। वीडियो लाइक करते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके छोड़ दें। थैंक यू।